नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। और वो सवाल है, केदारनाथ में रोपवे कब तक बनेगा। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 2013 वो एक ऐसा साल था जब देवभूमि उत्तराखंड ने अपनी सबसे बड़ी तबाही देखी। अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने केदारनाथ में ऐसा तांडव मचाया कि सब कुछ मिटा दिया। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और जो बचा उनकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें ना सिर्फ लोगों ने अपनी परिवार को खोया बल्कि सिस्टम की कमजोरी भी खुलकर सामने आ गई। लेकिन दोस्तों, उस विनाश के बाद एक और चीज जन्म ले चुकी थी। वो है एक सपना। सपना एक ऐसे उत्तराखंड का जो सिर्फ भक्ति और प्रकृति के लिए ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी मजबूत हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए चारधाम रोड प्रोजेक्ट, चारधाम रेल लाइन और केदारनाथ रोपवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। पर दोस्तों, आज 2025 में एक और सवाल उठ रहा है, और वो सवाल है, क्या विकास यहीं रुक जाना चाहिए या हमें अब और बड़ा सोचना चाहिए। दोस्तों सोचिए, अगर चाइना उत्तराखंड बॉर्डर के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपने लोगों और मिलिट्री के लिए एक एयर स्ट्रिप बना सकता है, तो क्या हमें भी केदारनाथ जैसे स्ट्रैटेजिक और पवित्र स्थल पर एक ऐसा एयरबेस डेवलप नहीं करना चाहिए जो तीर्थयात्री के साथ साथ देश की सुरक्षा में भी मदद करे। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आप चाहेंगे कि केदारनाथ में एक रोपवे के बाद एक एयरबेस भी हो, जहां से श्रद्धालु सिर्फ कुछ ही मिनट में मंदिर के दर्शन कर सके और देश के सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर हमारे सैन्य बल तत्काल एक्शन ले सके। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में। आखिर ये रोपवे बनने में देरी क्यों हो रहा है, शुरुआत से लेकर अभी तक इस प्रोजेक्ट में क्या काम हुआ है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, केदारनाथ रोपवे का सपना कोई एक दिन में नहीं बना। इसके पीछे एक पूरा विजन था, एक ऐसी सोच जो चाहती थी कि केदारनाथ यात्रा सिर्फ आस्था का सफर ना हो बल्कि एक सुरक्षित और आसान यात्रा भी बन सके। और इस सपने की पहली रोशनी दिखी 5 नवंबर 2021 को, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में रोपवे प्रोजेक्ट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। उस समय उन्होंने ये भी कहा कि अब केदारनाथ सिर्फ एक डिफिकल्ट ट्रैक नहीं बल्कि एक मॉडर्न तीर्थ स्थल बनेगा। उसके बाद आई 7 जनवरी 2022, जब नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने रोपवे के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने का काम ऑफिशियली स्टार्ट किया। इस फेज में केदारनाथ रोपवे के रूट, टेक्निकल फैसिलिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे क्रूशियल पॉइंट पर डिटेल स्टडी शुरू हो गई। और फिर आया 10 मार्च 2022, जब चारधाम मेगा रोपवे प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ रोपवे को ऑफिशियल सैंक्शन मिला। इसका मतलब ये था कि अब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूट होने वाला रियलिटी बन चुका था। यहाँ से क्लियर था कि सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, ग्राउंड लेवल पर भी एक्शन हो रहा था। दोस्तों, केदारनाथ रोपवे के पीछे सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने का मकसद नहीं था, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था श्रद्धालुओं की जान बचाना। हर साल हजारों लोग 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ तक। बारिश, लैंडस्लाइड और ऑक्सीजन की कमी से कई बार मौत तक हो जाती है। इस रोपवे के बनने से यह रिस्क डायरेक्टली कम हो जाएगा। बुजुर्ग, दिव्यांग और छोटे बच्चों के लिए यह यात्रा काफी मुश्किल होती थी, लेकिन रोपवे इन सब के लिए एक वरदान साबित होगा। वहीं फ्यूचर में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो रोपवे से जल्दी इवैक्यूएट पॉसिबल होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये एक मेजर प्लस पॉइंट है। और इस रोपवे प्रोजेक्ट के बनने से पैदल मार्ग में भीड़ कम होगा, जिसके कारण पर्यावरण को कम नुकसान होगा। और रोपवे इको फ्रेंडली ट्रैवल ऑप्शन भी है। दोस्तों, जब भी किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है तो उसका सिर्फ डिजाइन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे जुड़ी टेक्निकल फैसिलिटी और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। दोस्तों, इस रोपवे को ग्राउंड रियलिटी बनने से पहले कई टेक्निकल और इन्वायरमेंटल हार्डलेस को क्रॉस करना पड़ा। हर एक अप्रूवल इस बात का प्रूफ था कि सरकार इस प्रोजेक्ट को बिना जल्दबाजी के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी। 21 जून 2022, इस दिन रोपवे के एग्जैक्ट अलाइनमेंट का फाइनल अप्रूवल मिला। यानी किस जगह से रोपवे स्टार्ट होगा, बीच में कितने स्टेशन होंगे और केदारनाथ के कौन से पॉइंट पर रोपवे लैंड करेगा, यह सब फिक्स्ड हो गया। दोस्तों, अलाइनमेंट फाइनल होने का मतलब होता है कि अब प्रोजेक्ट साइट पर रियल ग्राउंड वर्क शुरू किया जा सकता है, जैसे लैंड मार्किंग, सॉइल टेस्टिंग और सर्वे। फिर 28 जून 2022 को टेक्निकल फैसिलिटी रिपोर्ट का क्लियरेंस मिल गया। यानी रोपवे के डिजाइन, लोड कैपेसिटी, सेस्मिक स्टेबिलिटी
और विंड रेसिस्टेंस जैसे टेक्निकल पैरामीटर्स पर यह प्रोजेक्ट सेफ और वर्केबल डिक्लेयर कर दिया गया। ये एक क्रिटिकल माइलस्टोन था, क्योंकि हिमालय जैसे चैलेंजिंग ट्रेन में रोपवे बनाना कोई नॉर्मल काम नहीं होता। और फिर आई वो डेट जिसका लोगों को इंतजार था। 16 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया, यानी ऑफिशियल फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और इस इवेंट के बाद ये मैसेज गया कि अब रोपवे का काम ऑफिशियली शुरू हो चुका है और देवभूमि उत्तराखंड में एक नया युग का आरंभ हो गया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर लेना ही डेवलपमेंट नहीं होता। रियल डेवलपमेंट तब होता है जब प्रकृति और प्रगति साथ साथ चले। दोस्तों, केदारनाथ रोपवे के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA करना कंपलसरी था। इसमें कई सारी बातों का ध्यान रखा गया। क्या कंस्ट्रक्शन के दौरान जंगल काटना पड़ेगा, और अगर हाँ तो कितना? साथ ही इससे लोकल इकोलॉजी जैसे ग्लेशियर, रिवर और लैंडस्लाइड जोन पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, EIA के बाद कई इको फ्रेंडली चेंजेस किया गया प्रोजेक्ट डिजाइन में। जैसे रोपवे टावर्स उन्हीं स्पॉट पर इंस्टॉल किया जाएंगे जहां कम से कम पेड़ काटने पड़े। नो प्लास्टिक जोन बनाए जाएंगे रोपवे स्टेशन के आसपास। और साथ ही एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स जैसे सोलार पावर बेस्ड स्टेशंस और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्लान में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, इस रोपवे का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट विजन है कि देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक संतुलन को बरकरार रखते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो, जिसे हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कह सकते हैं। पर एक सपना तभी पूरा होता है जब उसे सिर्फ सोचा ना जाए, बल्कि उस पर एक्शन लिया जाए। दोस्तों, प्लानिंग, परमिशन और पेपर वर्क के बाद अब वक्त है केदारनाथ रोपवे को ग्राउंड पर लाने का। और इसके लिए सबसे बड़ा कदम उठाया गया है 6 मार्च 2025 को। इस दिन भारत के यूनियन कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल दे दिया। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये था एक हिस्टोरिक डिसीजन जिसमें भारत सरकार ने ऑफिशियली कह दिया कि हाँ, हम इसे बना रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए 4081 करोड़ का बजट रखा गया, जिसे नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला के अंडर लिया गया। यह दिखाता है कि रोपवे सिर्फ एक टूरिज्म या तीर्थ स्थलों की फैसिलिटी नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट बन चुका है। और दोस्तों, ये रोपवे कोई आम रोपवे नहीं है, बल्कि यहाँ 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे को बनाया जा रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये बनेगा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे। यानी इस स्केल का रोपवे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दोस्तों, अब प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका था, बजट भी अनाउंस कर दिया गया था। अब बारी था कौन बनाएगा इस मेगा प्रोजेक्ट को। जब स्केल इतना बड़ा हो, इन्वेस्टमेंट इतना हंग हो और एग्जीक्यूशन इतना चैलेंजिंग, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बेस्ट प्राइवेट पार्टनर इसमें जुड़े, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस हो और एग्जीक्यूशन का रिकॉर्ड भी सॉलिड हो। और फिर आया 18 अप्रैल 2025 की बड़ी खबर। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए चूज किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल। यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें सरकार करेगी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन और प्राइवेट कंपनी करेगी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन। इस मॉडल के तहत अडानी एंटरप्राइज को सिलेक्ट किया गया है, जिन्होंने अग्री किया है कि केदारनाथ रोपवे से जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 42% हिस्सा सरकार को मिलेगा। ये एक विन विन डील है। अडानी ग्रुप को लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल राइट्स मिलेगा और सरकार को हर साल रेवेन्यू। और दोस्तों, ये रोपवे कोई छोटी मोटी फैसिलिटी नहीं होने वाली। एक दिन में 18,000 श्रद्धालु इसमें यात्रा कर पाएंगे। इसका मतलब रोजाना 18,000 लोग बिना ट्रैक किए, बिना हेल्थ रिस्क लिए, सेफ और फास्ट तरीके से मंदिर तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, ये कैपेसिटी स्पेशली डिजाइन किया गया है पीक यात्रा सीजन को हैंडल करने के लिए, जब लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड के पहाड़ों में पहुंचते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अगले ही महीने 23 अप्रैल 2025 को अडानी ग्रुप को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है। और अभी उम्मीद ये किया जा रहा है कि इस बरसात के बाद यानी अगस्त से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, केदारनाथ रोपवे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक आस्था है उन सब लोगों के लिए जिनके लिए अब तक केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक सपना थी। लेकिन सोचिए, अगर इस सपने में हम एयरवेज जैसे विजन जोड़ दें तो देवभूमि उत्तराखंड को हम सिर्फ स्पिरिचुअल सेंटर नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और फ्यूचरिस्टिक हब बना सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।